नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल के जरिए एक ऐसी ऐतिहासिक घेराबंदी का सफर तय करेंगे जहां रणनीति, जासूसी और सर्वाइवल का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये असंभव सी लगने वाली लड़ाई आखिर लड़ी कैसे गई। सबसे पहले जरा इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी शहर के दरवाजों पर ठीक 10,000 सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी हो, तो सिर्फ 3,000 लोगों की एक छोटी सी फौज आखिर सरवाइव कैसे कर सकती है? गणित के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल असंभव लगता है ना? ऐसा लगता है कि नतीजा तो पहले से ही तय है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां रणनीति यानी स्ट्रैटेजी अपना जादू दिखाती है। सेक्शन 1, मदीना के लिए सबसे बड़ा खतरा। 10,000। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि अबू सुफियान ने पूरे अरब से लोगों को इकट्ठा करके ये एक विशाल फौज तैयार की थी। उनका आत्मविश्वास बिल्कुल आसमान पर था और मकसद एकदम साफ। उस जमाने के हिसाब से ये एक इतनी बड़ी तादाद थी जिसके सामने आमतौर पर कोई भी शहर बिना लड़े ही घुटने टेक देता। इस खतरे की असली शिद्दत को और गहराई से समझने के लिए एक खास बात पर गौर करते हैं। एक तरफ 10,000 पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिक हैं और दूसरी तरफ मदीना की कुल आबादी। अगर शहर के सारे मर्द, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सबको एक साथ मिला भी दिया जाए ना, तब भी उनकी गिनती 10,000 तक नहीं पहुंचती थी। यानी हमला करने वाली मिलिट्री फोर्स शहर की पूरी आबादी से भी बड़ी थी। सेक्शन 2, मास्टर स्ट्रोक, लंबी खंदक का निर्माण। ऐसे में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जहां सलमान फारसी नाम के एक विदेशी व्यक्ति ने एक बिल्कुल ही नया रास्ता दिखाया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मदीना पहले से ही 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा होने के कारण काफी सुरक्षित है। असली खतरा सिर्फ एक दिशा से है और वो है नॉर्दर्न बॉर्डर। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस खुले हुए बॉर्डर पर एक विशाल खंदक यानी एक ट्रेंच खोदी जाए जो दुश्मन के घोड़ों को पार ही ना करने दे। एक ऐसी आमतौर पर ना सोचे जाने वाली स्ट्रैटेजी ने यहाँ पूरा गेम पलट दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेंच कोई मामूली गड्ढा नहीं थी। इसके फिजिकल स्केल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर एक डिफेंडर को लगभग 120 फुट खोदने का टारगेट दिया गया था। इसकी कुल लंबाई लगभग 6 किलोमीटर बनकर सामने आई। अगर इसे आज के जमाने के हिसाब से समझना हो तो कल्पना कीजिए कि 36 बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स को एक लाइन में रख दिया गया हो, या फिर इस ट्रेंच में 6,560 करोला गाड़ियां आसानी से पार्क की जा सकती थीं। ये वाकई में कमाल का इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का काम था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा कुछ और ही है। ये भारी शारीरिक मेहनत किसी आम दिन में नहीं बल्कि भयंकर भूखमरी के बीच पूरी की गई थी। सोर्स बताता है कि हालात इतने खराब थे कि लोगों को भूख के दर्द को दबाने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांधने पड़े थे। सोचिए, इस एक्सट्रीम स्टारवेशन के बावजूद उन्होंने मिलकर इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा किया। इसी ट्रेंच की खुदाई के दौरान सोर्स मटेरियल हमें एक और रोचक घटना के बारे में बताता है। खुदाई करते वक्त एक ऐसा पत्थर मिला जो टूट ही नहीं रहा था। अकाउंट्स के अनुसार जब उस पर 3 बार स्ट्राइक किया गया तो हर स्ट्राइक के दौरान रोशनी और मिरेकुलस विजन्स दिखाई दिए। ऐसी भूखमरी और मौत के साए में ये भविष्यवाणी की गई कि आने वाले कल में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स सीरिया, ईरान और यमन पर उनका कब्जा होगा। एक ऐसी हालत में जहां अगला दिन देखना तय नहीं था, वहां जियोपॉलिटिक्स के इतने बड़े क्लेम करना सच में हैरान करने वाला विषय है। सेक्शन 3, अंदरूनी धोखा और बढ़ता तनाव। शुरुआत में देखा जाए तो ट्रेंच की स्ट्रैटेजी पूरी तरह काम कर रही थी। दुश्मन जब भी पास आने की कोशिश करता, उन्हें तीरों से रोक दिया जाता। एक अटेम्प्ट में अली द्वारा दुश्मन कमांडर की हार ने भी डिफेंड करने वालों का मनोबल बढ़ाया। लेकिन फिर हमलावरों ने एक मास्टर स्ट्रोक साइकोलॉजिकल चाल चली। अबू सुफियान ने शहर के अंदर रहने वाले यहूदी कबीलों को अप्रोच किया और उन्हें उकसाकर उनका शांति समझौता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से घेराबंदी पूरी तरह बदल गई। अब अगर हम सिचुएशन को देखें तो मैप पूरी तरह बदल चुका था और शहर के लोग अचानक एक भयानक 2 मोर्चों की लड़ाई यानी 2 फ्रंट वॉर में फंस गए थे। एक तरफ 10,000 सैनिक ट्रेंच के उस पार खड़े थे और दूसरी तरफ शहर के ठीक अंदर मौजूद पुराने साथी अब दुश्मन बन चुके थे। इन सब में सबसे डरावनी बात ये थी कि शहर के अंदर के वो घर जहां सिर्फ औरतें और बच्चे थे, अब पूरी तरह से असुरक्षित हो गए थे। टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी थी
और परिवारों को बचाने की जरूरत इतनी डेस्परेट थी कि एक आखिरी समझौता करने पर विचार किया जाने लगा। एक प्रस्ताव आया कि दुश्मन के इस अलायंस को तोड़ने के लिए मदीना की फसल का 1/3 हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। हालांकि सोर्स हमें बताता है कि आखिर में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और आखिरी दम तक लड़ने का फैसला हुआ। पर यह प्रस्ताव खुद में इस बात का सबूत है कि हालत उस वक्त कितने बेकाबू और डरावने हो चुके थे। सेक्शन 4, गेम चेंजर, एक सीक्रेट एजेंट। ऐसे नाजुक वक्त पर एक नया ट्विस्ट आता है। एक व्यक्ति ने आकर बताया कि उसने चुपचाप आंतरिक रूप से इस्लाम अपना लिया है और फिर उसने एक कमाल का 3 स्टेप साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाया। पहले वो यहूदी कबीलों के पास गया और उन्हें डराया कि मक्का के लोग ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं, वो उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए गारंटी के तौर पर उन्हें मक्का वालों से कुछ लोग हॉस्टेज यानी बंधक के रूप में मांगने चाहिए। फिर वो ठीक मक्का वालों के पास गया और उन्हें वार्निंग दी कि यहूदी कबीले धोखा करके उनके लोगों को हॉस्टेज बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें दूसरे पक्ष को सौंप सकें। नतीजा क्या हुआ? जब मक्का वालों ने हॉस्टेजेस देने से साफ इनकार कर दिया तो दोनों दुश्मनों का एक दूसरे पर से भरोसा कंप्लीटली खत्म हो गया और उनका वो डेंजरस गठबंधन वहीं का वहीं टूट गया। एक अकेली चाल ने पूरा कोalition गिरा दिया। सेक्शन 5, रेतीला तूफान और दुश्मन की हार। इस पूरे टाइमलाइन और घटनाक्रम से ये समझा जा सकता है कि आखिर में इस घेराबंदी का फैसला किसी तलवार से नहीं बल्कि वक्त और मौसम से हुआ। लगभग 1 महीने तक ट्रेंच के बाहर इंतजार करने के बाद उन 10,000 सैनिकों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। तभी वहां एक अचानक और भयानक रेतीला तूफान आया जिसने उनके टेंट्स और पूरा का पूरा कैंप उखाड़कर फेंक दिया। प्रकृति के इस हमले ने उनकी बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी और उस विशाल फौज को आखिरकार पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। सेक्शन 6, एक नए मजबूत राज्य का उदय। घेराबंदी खत्म होने के बाद के नतीजों का सोर्स मटेरियल बड़े ही स्पष्ट तौर पर वर्णन करता है। मदीना के शुरुआती संविधान में ये तय था कि हर समूह के फैसले उनके अपने कानून के हिसाब से होंगे। तो ट्रीटी तोड़ने वालों पर फैसला सुनाने के लिए साद बिन मुआद को चुना गया और सोर्स के अनुसार इस गद्दारी के लिए जो कड़ी सजा सुनाई और आगे जाकर लागू की गई वो खुद उन्हीं फैक्शंस के ट्रीजन यानी राजद्रोह के कानूनों पर पूरी तरह आधारित थी। इस फैसले ने ये क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिया कि अब वहाँ इंटरनल स्ट्रिक्टनेस आएगी और किसी भी तरह के बिट्रेयल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक मुख्य सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। एक मामूली सी मिट्टी की ट्रेंच, ब्रिलियंट डिप्लोमेसी और दुश्मन के बीच डिवीजन, कैसे इन सब ने मिलकर एक ऐसी जगह को जो हर तरफ से एक विशाल फौज से घिर चुकी थी आगे चलकर एंशिएंट दुनिया की एक नई सुपर पावर में तब्दील कर दिया। सर्वाइवल की ऐसी रणनीतियां ही इतिहास में सबसे दिलचस्प किस्से पैदा करती हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस ऐतिहासिक घेराबंदी के सारे फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।